हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? ए है सूत पिटक, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम पिटक एंड डी है बुद्ध चरिता। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें फ्रेंड की कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है इसमें विनय पिटक में। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, विनय पिटक में मिलता है। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज नगर निम्नलिखित में वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बना था? केंद्र बिंदु है। ओके, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच से के विवाद का केंद्र बिंदु था? ए प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, बी है राष्ट्रकूट पाल पल्लव, सी है पल्लव पाल प्रतिहार, डी है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पल्लव। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें ए जो है करेक्ट हो जाएगा कि प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल। ओके, प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल जो है प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल जो है वो कन्नौज नगर जो था वो निम्नलिखित वंशों के बीच जो था विवाद का केंद्र बिंदु था। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिस्र के रोशेट्टा नाम के कस्बे में एक उत्कृष्ट पत्थर मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उस पर उत्कृष्ट है? तो कौन सी भाषा उत्कृष्ट है? तो ए है रोमन, बी है यूनानी, सी है अराइमिक एंड डी है लैटिन। राइट आंसर इज बी हो जाएगा, यूनानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए शिव मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड फर्स्ट क्या है? सूर्य पीटिका। सूर्य पीटिका जो है वो चालुक्य से है। ओके, तो ए का 4 हो जाएगा। नंदी मूर्ति जो है वो है पूर्वी चालुक्य से, बी का थर्ड हो जाएगा। और भैरव की एक प्रतिमा जो है वो है कालिंगों से। ओके, सी का सेकंड हो जाएगा। एंड काली की मूर्ति जो है वो है पालों से, डी का फर्स्ट हो जाएगा। ओके, तो ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सत्य नहीं है? ओके, ए है सिक्कों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। बी है फ्रेंड इसमें बी है इसमें कि क्योंकि ये करेक्ट है कि निम्नलिखित में से 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सत्य नहीं है पूछा है, वो है क्या है? तो सत्य जो नहीं है वो सिक्कों ने अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो ये क्या है? ये गलत है। सेकंड है फ्रेंड, उसकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, ये भी गलत है। एंड सी है कि राखी व्यवस्था के तहत गुलामों ने उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया था, तो ये गलत है। ओके, खालसा की स्थापना जो की थी फ्रेंड, इसमें जो दिया है ना कि सिखों के बारे में, सिख जो थे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया था कि उनके भाग्य में शासन करना था। ओके, तो ये जो है ये सही हो जाएगा। बाकी ए बी और डी जो है वो गलत है, सी जो है करेक्ट है इसमें। ओके, तो नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो ए बी और डी उसमें नहीं होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ये सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की थी? ए है ज्ञानेश्वर, बी है शंकर, सी है बासवन्ना एंड डी है रामानुज। ओके, तो वीर शैव आंदोलन की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो किया था, वीर शैव आंदोलन की स्थापना बासवन्ना ने की थी। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता है? कौन सा आदिवासी समुदाय जो है उड़ीसा के जंगलों में रहता है? ए है खोंड, बी है मुंडा, सी है गोंड एंड डी है खासी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, खोंड। ओके, खोंड जो है आदिवासी समुदाय वो उड़ीसा के जंगलों में रहता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। तो ए है वेलन बगाई एंड बी है देवदान, सी है पलीचंदम एंड डी है सालाबोग। ओके, तो जो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि चोल अभिलेखों में उल्लेखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर जो है यह है सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं। ओके, सभी जो है ये क्या है? 4 भूमि की श्रेणियां हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ओके, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ए है फ्रेंड, उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। ओके, उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। बी क्या है इसमें? बी है फ्रेंड, वो भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। एंड सी है इसमें
कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। एंड डी है वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें राइट आंसर जो नहीं है, पूछा है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो यह है कि वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथन ए तथा आर को जो है पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए अभिकथन ए कहता है जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया के में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। एंड तर्क आर इसमें कहता है कि इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए तथा वे साबित करना चाहते थे इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, ये सारे एग्जाम के मेन टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी में भारतीय समाज के संबंध में कथन ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। वो है ये है फ्रेंड इसमें कि अभिकथन ए कहता है कि जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन की प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए थे। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आए तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को कोई धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली। तो ए एंड आर इसमें दोनों सही है और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाज सुधारक इतिहास। समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ई.वी. रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ओके, तो इसमें जो है फ्रेंड फर्स्ट क्या है इसमें कि दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया था। यस, ये करेक्ट है, क्योंकि दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और बी इसमें फ्रेंड दोनों राइट है। ओके, क्योंकि समाज सुधारक जो हरिदास ठाकुर थे और ई.वी. रामास्वामी नायकर, उनका जो कथन था वो था कि दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया था, क्योंकि दोनों ब्राह्मण के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थन करते थे। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। इसमें दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही उत्तर का चुनाव करें। ओके, अभिकथन ए कहता है कि 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। यस, ये करेक्ट है। और कारण आर कहता है सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. होम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने की अहम भूमिका अदा की। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? तो ए है मिल मजदूरों ने, बी है चाय बागान मजदूरों ने, सी है नील की खेती करने वाले मजदूरों ने, डी है किसानों ने। ओके, तो किसने दिया था? तो निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? तो गांधी महाराज की जय का नारा जो दिया था फ्रेंड्स वो किसने दिया था? वो दिया था इसमें गांधी महाराज की जय का नारा जो दिया था चाय बागान मजदूरों ने दिया था। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सी राजगोपालाचारी, एंड सी है फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो वो सी राजगोपालाचारी थे। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन ए बी तथा कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करता है, उस ग्रह की पहचान करना है। तो ए है ये अधिकारी लेवल के भी एग्जाम में फ्रेंड हिस्ट्री जियोग्राफी सिविक्स से क्वेश्चन आते हैं और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ए है सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। ओके, सूर्य की दूरी के हिसाब से क्या है? ये तीसरा ग्रह है। एंड बी है इसमें फ्रेंड कि आकार में यह पांचवा ग्रह है, एंड सी थर्ड है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो वो कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है फ्रेंड ये सूर्य के दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में ये पांचवा बड़ा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास क्या है? थोड़ी चपटी हुई है। राइट आंसर इस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव चयन करना है। ओके, नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ है? तो एशिया में स्थित है। और बी क्या है इसमें, विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है। थर्ड है, एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एंड फोर्थ, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ओके, तो इसमें जो सही है पूछा है कि नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है तथा सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो सही विकल्प जो है इसमें वो यह है कि एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन करना है। ओके, तो फर्स्ट है, वायु की पतली परत जो होती है वो पृथ्वी का अटूट भाग है। यस, करेक्ट है कि वायु की पतली परत जो होती है वो पृथ्वी का अटूट भाग होता है। सेकंड क्या है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। यस, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड क्या है कि यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। यस, ये भी करेक्ट है कि यह हमें सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से क्या करती है, बचाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें तीनों करेक्ट है, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भंसोस्त पर्वत का निर्माण होता है तब ए है, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। ओके, बी है, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। सी है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। एंड डी है, भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता या विस्थापित होता है। जब भंसोस्त पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि यदि आप गोफा, घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं, ओके, तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए? तो ए है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, एंड सी है लद्दाख, एंड डी असम। तो यदि आप गोफा, घास के मैदान और हिमनद देखना चाहते हैं तो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी चाहिए? तो वो करनी चाहिए लद्दाख की, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश जो है स्थित नहीं है? तो ए है फ्रेंड इसमें अल्जीरिया, बी है माली, सी है नाइजर, डी है जाम्बिया। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड, सहारा रेगिस्तान में जो स्थित नहीं है, सहारा रेगिस्तान में स्थित जो है वो अल्जीरिया, माली, नाइजर ये सहारा रेगिस्तान में है, बट जाम्बिया जो है वो सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। ओके, राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। ओके, कथन ए कहता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। और कथन बी है इसमें कि इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यस, ये करेक्ट है कि नाइट्रोजन गैस का जो बढ़ा हुआ आयतन होता है वो पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ओके, ये करेक्ट है, बट ये गलत है, राइट आंसर ही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? लू, तो ए है स्थायी पवन, बी है मौसमी पवन, सी है स्थानीय पवने, एंड डी है ध्रुवीय पवने। तो लू जो है वो स्थानीय पवन का उदाहरण है, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ओके, कथन ए कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। यस, ये करेक्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। एंड कारण आर कहता है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर दोनों सही है, और किंतु आर जो है वो इसे की सही व्याख्या भी करता है, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? ए है पेट्रोलियम, बी है कोयला, सी है प्राकृतिक गैस, एंड डी है मैग्नीज। तो कौन सा खनिज जो है वो काला सोना कहलाता है? काला सोना जो होता है कोयला को कहते हैं। ओके, कोयला जो होता है वो काला सोना कहलाता है, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? ए है इस्पात व स्टील उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, एंड डी है फ्रेंड इसमें सी है रसायन उद्योग, एंड डी है ऑटोमोबाइल उद्योग। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? तो इस्पात व स्टील उद्योग को जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्पा, रोका और लद्दाख निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? मिल्पा, रोका और लद्दाख निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है? तो ए है स्थानांतरित कृषि, बी है मिश्रित कृषि, सी है रोपड़ कृषि, एंड डी है वाणिज्यिक कृषि। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड। स्थानांतरित कृषि के जो है वो अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने जो है वो नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का क्या किया था? निषेध कर दिया था। ओके, जेंडर इसमें गलत हो जाएगा। तो ए, बी और डी ये राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1964 के नागरिक अधिकार
अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल का के आधार पर भेदभाव का निषेध किया था। ओके, तो राइट आंसर इज ए, बी और डी हो जाएगा, सी गलत है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? तो ए है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, ये क्या, ये असुरक्षित बनाते हैं जीविकोपार्जन के लिए। ओके, कि सिंचाई के लिए मानसून पर आप निर्भर रहेंगे तो ये गलत है, और ये करेक्ट है। और इसमें क्या है, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिता में बेचना, ये, और सी क्या है, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना, ये जो है ये असुरक्षित है। और साहूकारों से कर्ज उठाना, ये भी असुरक्षित है। ओके, तो ए, सी और डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है पूछा है। तो ए है घरों एवं बाजार पर लगाए जाने वाले कर, बी है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, सी है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, एंड डी है पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? तो वो है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, जो है वो पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को परिषद के रूप में जाना जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? ए है प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीयक क्षेत्र, सी है तृतीयक क्षेत्र, डी है गिग इकोनॉमी। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार के साथ जोड़ी जा सकती है? ए है खेती, बी है दुग्ध सहकारिता, सी है कॉल सेंटर, डी है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो वो दुग्ध सहकारिता के साथ जोड़ी जा सकती है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक जो है कि वो होना लागू है करना है, क्या लागू करना है? ए है प्रतिनिधित्व की आनुपातिक व्यवस्था, बी है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, सी है फर्स्ट पार्ट दी पोस्ट सिस्टम्स, एंड डी है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। तो एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक जो है वो है प्रतिनिधित्व की अनुपातिक व्यवस्था। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा? तो ए है यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है, बी है यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों की संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है, सी है यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करता है, एंड डी है ये कि यह पारिवारिक संपत्ति जो है बंटवारे में पुत्रियों को पुत्रों के ऊपर जो है ऊपर प्राथमिकता देता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 जो है में बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करता है? तो वो करता है इसमें कि यह महिलाओं को जो है यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार क्या हैं? ए है कानून के द्वारा, एंड बी सेकंड है इसमें सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समुदायों की मदद के द्वारा, सी है प्राकृतिक संसाधनों को चलायमान करने के द्वारा। तो ये गलत है, इसके द्वारा नहीं होता है। ओके, कानून के द्वारा हो सकता है, एंड सरकार की योजना व कार्यक्रम द्वारा सुविधाहीन समुदायों की मदद करने के द्वारा हो सकता है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी राइट आंसर। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्दों के सही अनुक्रम की पहचान करना है। तो इसमें जो है पहले संप्रभु, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक, फिर गणतंत्र। ओके, करेक्ट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, एंड TGT PhD में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था, और टीचिंग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि जिसकी जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। और ए है कोई भी व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जनहित याचिका PIL दायर कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, और जनहित याचिका PIL उन लोगों के ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यस, ये भी करेक्ट है। और थर्ड क्या है कि जनहित याचिका उच्च न्यायालय व या सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल के माध्यम से दायर नहीं की जा सकती। तो ये गलत है। पहला दूसरा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधि के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने
अ, खोने लगते हैं। क्या खोने लगते हैं? ए है रीति रिवाज और परंपराएं को खोने लगते हैं। सेकंड है आय के स्रोत और आजीविकाओं को खोने लगते हैं। एंड थर्ड है वनों तक अपनी पहुंच को खोने लगते हैं। एंड फोर्थ है अभावग्रस्त समुदायों की तरफ मान्यता। तो ये गलत है, पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा। इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय का उदाहरण होता है? सांस्कृतिक न्याय का उदाहरण क्या है? इसमें सांस्कृतिक न्याय का जो उदाहरण है वो है सभी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान होता है इसमें, ये करेक्ट है। एंड मुख्यधारा की संस्कृति की हास्याकृत समुदाय में पहले हास्यकरण नहीं होता है। हास्यकरण डिमोरलाइजेशन जो होता है, ये जो होता है ये भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, ये इसमें जो है वो शामिल नहीं होता है संविधान। ओके, ये गलत है। थर्ड क्या है फ्रेंड्स इसमें कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति देना, यस ये करेक्ट है। एंड फोर्थ है सांस्कृतिक अधिकारों की मौलिक अधिकार के रूप में पहचान, ये भी करेक्ट है। पहला तीसरा चौथा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही हैं? तो ए है कि इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है और बिना यह जांचे कि कैसे अतीत से वर्तमान को प्रभावित किया। यस, इतिहास जो है वो संपूर्ण रूप से अतीत पे निर्भर है, बट अतीत से हम वर्तमान को प्रभावित करते हैं इतिहास में। ओके, तो ये करेक्ट है। और सेकंड क्या है कि इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। यस, ये भी करेक्ट है। थर्ड है कि इतिहास अतीत की घटनाओं तथा भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच का संवाद है, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ है कि निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण है, तो ये गलत है। ओके, तो पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास की तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ओके, तो इसमें जो सही है वो है बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा के स्थान, बीसी जो है बिफोर क्रिस्ट, बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा। ओके, बीसी जो बिफोर क्राइस्ट जो था उसके स्थान पर लिखा जाता है बिफोर कॉमन एरा। ओके, राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर लैंगिक की संकल्पना को समझाने के लिए जो है उपयुक्त हैं? तो फर्स्ट है जीवन के अनुभव उपयुक्त है, और व्यक्तिगत अध्ययन यानी केस स्टडी जो है ये भी उपलब्ध है, एंड कहानी स्टोरीज। ओके, तो पहला दूसरा एंड चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? तो ए है इसमें जनजातीय संस्कृति, बी है मध्ययुगीन वास्तुशिल्प, डी है सी है थर्ड है मुगल वास्तुशिल्प। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, जनजातीय संस्कृति। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्र मार्गों की स्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको जो है फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? विश्व का राजनीतिक, सेकंड है विश्व का भौतिक, थर्ड है भारत का राजनीतिक, एंड फोर्थ है भारत का भौतिक। तो एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की अवस्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको विश्व का भौतिक प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होना चाहिए? ए है अध्यापन अधिगम सामग्री का चयन, बी है अधिगम उद्देश्यों का गठन करना, सी है परिचायक प्रश्न बनाना, एंड डी है प्रश्नों से संबंधित प्राथमिक स्रोतों को पढ़ना। तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा कि परिचायक प्रश्न बनाना। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी समुदाय के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है? तो ए है विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, तो ये गलत है। बी है कि आदिवासी गीतों एवं नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी गलत है। थर्ड, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने बोलने के लिए आदिवासी समुदाय से किसी को आमंत्रित करना, तो ये करेक्ट है। ओके, एंड फोर्थ है फ्रेंड्स में कि ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ना जिसमें आदिवासियों के बारे में विषय जो है वस्तुएं सम्मिलित हो, तो ये गलत है। ओके, तो उसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने बोलने के लिए आदिवासी समुदाय से किसी को भी आमंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतुलित रिपोर्टिंग मूल विषय की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो ए है जनसंचार माध्यम मास मीडिया के महत्व पर चर्चा होगी तथा विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य क्रिया बनानी होगी। तो एंड सेकंड है बड़े व्यावसायिक संस्थानों के मीडिया घरानों में उनकी पूंजी लगाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को जानना होगा।
एंड सी है समाचार चयन के पहलू तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश व बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। एंड डी है कक्षा में विवादास्पद चर्चाओं की अपेक्षा के लिए जो पाठ पुस्तक में दिया गया है केवल वही प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि समाचार चयन के पहलू तथा कुछ परीक्षाओं का सेवन व बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।